हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम यानी कि जंतु विज्ञान के तहत हम जंतु जगत यानी कि फाइलम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का जनरल पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट। आप किसी भी टॉपिक को जब आप स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो टर्म्स बार बार आते रहते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो पूरा चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एनिमल किंगडम, जिसमें हम सारे फाइलम्स को कवर करेंगे, प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक। तो इसी टॉपिक के जितने भी टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए यानी कि जंतु जगत का जो सबसे पहला विभाजन या वर्गीकरण किया था वो किया था एरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। ये सबसे पहला क्रेडिट उन्हें दिया जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन का। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी तो कहा ही जाता है, इसके साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसके साथ एक और कन्फ्यूजन आपको होगा, इसलिए आप इसी टाइम से ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है लिनियस को, वहीं एंशिएंट टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को। तो एनिमल किंगडम को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए नैमा और ई नैमा। ये डिवीजन जो था ये इन्होंने रेड ब्लड के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे किया था, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी जीव जंतु में अगर उनका जो रक्त था या ब्लड था वो अगर रेड था तो उन्होंने एक अलग ग्रुप दिया था, और अगर नहीं था तो अलग ग्रुप दिया था। तो ये दोनों डिविजन्स क्या थे? ए नैमा और ई नैमा, ये दोनों ग्रुप्स में इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, सारे एनिमल्स को डिवाइड किया था। ए नैमा वो एनिमल्स थे जिनके ब्लड रेड नहीं थे, यानी सारे इन्वर्टिब्रेट्स रखे गए थे इस ग्रुप में। और ई नैमा वो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी वो एनिमल्स थे जिनमें ब्लड रेड कलर का था। तो सारे वर्टिब्रेट्स रखे गए थे इस ग्रुप में। उसके बाद ई नैमा को भी इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, विविपैरा और ओविपैरा। विविपैरा वो ऑर्गेनिजम्स थे जो यंग वंस को बर्थ देते थे, यानी जिनमें बच्चे पैदा होते थे या यंग वंस को पैदा करते थे। और ओविपैरा एग लेइंग एनिमल्स थे, यानी अंडे देते थे। तो ये दोनों बेसिक क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल के थ्रू दिया गया था। तो अब देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट फाइलम्स जिसमें एनिमल किंगडम्स को डिवाइड किया गया ताकि उसकी स्टडी डिटेल में की जा सके। तो जो इम्पॉर्टेंट फाइलम्स है उनका एक रिव्यू हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। इसे एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि इसकी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो एनिमल्स से डिफरेंट थे। एनिमल्स के कैरेक्टर होने के साथ साथ ये बहुत सारे प्लांट्स के भी कैरेक्टर अटेन करता था, जैसे कि यूग्लिना आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें आपकी क्लोरोफिल भी होता है। इसमें ये बहुत सारे एनिमल्स इसके मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स भी हैं प्रोटोजोआ में। इसलिए इसे विटेकर के थ्रू जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें इसे एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया। आपने टैक्सोनॉमी के वीडियोज़ देखे होंगे, उसमें मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझाया है और उसमें आपको क्लियर होगा कि किस बेसिस पे ये डिविजन्स किए गए थे। अभी हम सिर्फ एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोटोजोआ, जिसमें आप अमीबा, पैरामीशियम और इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। दूसरा फाइलम है पोरीफेरा, ये एनिमल किंगडम का था। स्पॉन्जेस आएंगे इस कैटेगरी में, ल्यूकोसोलिनिया और साइकन, ये सब स्पॉन्जेस हैं। तीसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, एनिमल किंगडम का, जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश, इन सब की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिन्थिस, एंड अगेन ये भी एनिमल किंगडम का। इसके आगे जितने भी फाइलम्स हैं सब एनिमल किंगडम में ही रखे गए हैं। तो इसमें आपके आते हैं फ्लैट वॉर्म्स यानी टेप वॉर्म्स। नेक्स्ट है निमैटीहेल्मिन्थिस, जिसे एस्कहेल्मिन्थिस भी कहते हैं, और इसमें रखे गए हैं राउंड वॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारा एनिलिडा, अर्थवॉर्म और लीच की फाइलम है ये। आर्थ्रोपोडा में हम इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, फ्लाई, इनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मोलस्का, जिसमें स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस, इन सब सॉफ्ट एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, हेमिकॉर्डेटा में बेलानोग्लॉसिस, और कॉर्डेटा आपका फिश, स्नेक, ये सारे एनिमल्स रखे गए हैं कॉर्डेटा में। तो ये तो एक जनरल रिव्यू था कि कितने फाइलम्स है जो हम स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये एक जनरल रिव्यू था। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि एक माइनर फाइलम है टीनोफोरा, जिसको सीलेंट्रेटा के जस्ट बाद हम स्टडी करेंगे।
टीनोफोरा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो सीलेंट्रेटा से ही बिलोंग करते थे। पहले इसको सीलेंट्रेटा में ही रखा गया था, लेकिन थोड़ी से इसके अडल्ट स्टेज आते आते इसके कैरेक्टर्स सीलेंट्रेट से अलग हो जाते थे, इसलिए इसको एक माइनर फाइलम बना करके सेपरेट कर दिया गया। तो वो भी हम देखेंगे। तो ये रहा हमारा मेन बेसिक क्लासिफिकेशन जो हमने किया आपके 11 फाइलम्स में। इन फाइलम्स की स्टडी तो हम बहुत डिटेल में करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनकी पर्टिकुलर स्टडी हमें डिटेल में करनी होगी हर फाइलम्स से, तो वो सब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो बेसिस या वो आधार जिसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया, या वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको बेस बनाया गया, आधार बनाया गया इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए। तो पहले वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो जो फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, उसे वन बाय वन देखते हैं। तो एक फैक्टर है आपका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी बॉडी किस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग फाइलम्स में रखा गया है। तो सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, यानी बॉडी जो है वो एक सेल की भी नहीं है, उससे भी बेसिक, यानी प्रोटोप्लाज्म बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, लेकिन वो सेल भी आपका प्रोटोप्लाज्म उसका भी बेस होता है। तो सबसे पहले जिसकी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरी बॉडी उनकी प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई है, यानी एक पर्टिकुलर आप सेल भी नहीं कह सकते, उससे भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखा गया प्रोटोजोन्स में, तो इसलिए इन्हें रखा गया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में। नेक्स्ट आता है आपका सेलुलर लेवल, यानी कि एक जो बॉडी थी पूरी वो एक सेल की बनी हुई थी, तो स्पॉन्जेस रखे गए उसमें। उसके बाद आपका टिश्यू लेवल आया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाए, तो इस ग्रुप में रखे जाते हैं सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स को। ऑर्गन लेवल, यानी बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन लेवल तक बॉडी स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, तो उसमें रखा गया प्लैटीहेल्मिन्थेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि आपका पूरा ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स मिलके आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो उस लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी गई एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा में। तो समझ लीजिए इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और उसी में से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप कन्फ्यूजन में आप गलत कर जाओगे, तो इसलिए ये चीज़ें मैं डिटेल में बता रही हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री यानी कितना सिमिलर है बॉडी, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कितना सिमिलर है कि उसे अगर किसी भी एक्सिस से डिवाइड किया जाए तो वो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड की जा सके। तो इसी बेसिस पे 3 ग्रुप्स डिवाइड किए गए, एसिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। एसिमेट्री आपका टर्म से क्लियर हो रहा है कि यानी बॉडी में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, किसी भी स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, किसी भी एक्सिस से इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता था। तो ये देखा गया स्पॉन्जेस में, यानी उनकी बॉडी टोटली एसिमेट्रिकल थी। नेक्स्ट है आपका रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में, यानी आइडेंटिकल सेम हाफ में डिवाइड किया जा सकता है अगर उसे सेंट्रल एक्सिस से काटा जाए। तो आप इस फिगर में ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल एक्सिस से इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें आपके सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्मेट्स आते हैं, यानी इस फाइलम के ये ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में आते हैं। याद रखिएगा इकाइनोडर्मेट्स में भी जो अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें देखी जाती है रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सिर्फ एक एक्सिस से, यानी एक ही प्लेन से बॉडी को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि आइडेंटिकल लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में कट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बींग्स को ही ले लीजिए। ह्यूमन बींग्स को जब हेड से लेकर के टो तक बीचों बीच से जब उनको कट किया जाएगा तो एक आइडेंटिकल राइट और आइडेंटिकल लेफ्ट पार्ट बनेगा। तो इस तरीके के सिमेट्री को कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक सारे फाइलम्स रखे गए हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा जर्माइनल लेयर, यानी कि एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म के बेसिस पे, यानी जब जाइगोट बनता है उसके बाद जब एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलपमेंट होता है तो उसमें 3 बेसिक लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ये किस हिसाब से बनते हैं उस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है सारे फाइलम्स को। पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी इनकी जो बॉडी होती है उसमें 2 ही जर्माइनल लेयर्स फॉर्म होते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीसोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीसोडर्म की जगह पर यहाँ पर मीसोग्लिया होता है,
जो कि एक मीसोडर्मल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड मीसोग्लिया कहते हैं, जो कि पैचेस में इधर उधर फैले रहते हैं। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसोग्लिया होता है, मीसोडर्म नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दो ही बेसिक जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डाई से 2 क्लियर ही हो रहा है, डिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स को रखा गया है, ये एक माइनर फाइलम है, मैंने बताया था। जो दूसरा है ग्रुप वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जर्माइनल लेयर्स होते हैं जो कि सब में प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स इसमें रखे गए हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बेसिस है बॉडी कैविटी या सीलोम। अब ये सीलोम या बॉडी कैविटी क्या होता है? बॉडी वॉल और गट वॉल, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो स्ट्रक्चर होती है उसका जो वॉल होता है, और बॉडी वॉल यानी कि आउटर लेयर जो होता है आपका, उसके बीच का जो गैप होता है या कैविटी होती है, उसी के बेसिस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और सीलोमेट्स। अब ये तीनों क्या है? एसीलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं इसमें जिसमें सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो आपका पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीज, यानी ये चारों फाइलम्स, जिसमें से एक माइनर फाइलम भी है, ये सारे रखे गए हैं एसीलोमेट में, यानी इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। दूसरा है सूडोसीलोमेट। इनमें बॉडी कैविटी तो होती है, लेकिन जिस तरीके से आपके 3 जर्माइनल लेयर्स हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म, यानी बीच में आपका मीसोडर्म होता है, यानी आपका जो गट वॉल है, यानी कि जो बॉडी वॉल और गट वॉल की बीच की जो स्ट्रक्चर है या खाली कैविटी है, वो मीसोडर्म से लाइन होनी चाहिए, यानी उनकी लाइनिंग, मीसोडर्म की लाइनिंग बीच में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी उसको कहा जाएगा कि उनके पास तीनों के तीनों जर्माइनल लेयर्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास बॉडी कैविटी तो है लेकिन मीसोडर्म से लाइंड नहीं है, जबकि स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है, इधर उधर ऐसे ही फैली हुई है टुकड़ों टुकड़ों में। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रॉपर मीसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, तो ऐसे ग्रुप में रखे जाते हैं एज हेल्मिन्थिस। मैं थोड़ा सा मेरी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश रहती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि इंग्लिश टर्म होने के बावजूद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा और हिंदी यूज़ करूँ, लेकिन आई थिंक क्योंकि आप कोई भी बुक्स उठाओ, बायोलॉजी की बेसिक सारे राइटर्स इंग्लिश में ही बुक्स लिखते हैं, और टर्मिनोलॉजी भी हिंदी में भी उस चीज़ को आप देखेंगे कि वो उसे हिंदी में ही लिख दिया जाता है, लेकिन टर्म्स इंग्लिश के ही रहते हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को यूज टू कर पाएंगे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से, उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो सूडोसीलोमेट्स, क्योंकि सूडो मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा, तो करेक्ट तरीके से तो ये सीलोमेट्स नहीं है, लेकिन सूडोसीलोमेट है, क्योंकि प्रॉपर मीसोडर्म की लाइनिंग बीच में नहीं है। थर्ड जो है वो है सीलोमेट। तो सीलोमेट ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है, यानी कि जो आपका गट वॉल है और बॉडी वॉल है उनके बीच में मीसोडर्म की लाइनिंग होती है सारे साइड से। इसमें भी 2 ग्रुप्स डिवाइडेड है कि वो मीसोडर्म की लाइनिंग है कैसी। उस बेसिस पे 2 ग्रुप्स हैं, साइजोसील और एंट्रोसील। साइजोसील में क्या होता है, सीलोम जो होता है इसमें जो आपका मीसोडर्मल मास है वो स्प्लिट करके लाइनिंग बना लेता है। इसमें आते हैं आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मलस्का। और एंट्रोसील में क्या होता है कि ये जो सीलोम है ये गट के पाउचेस को फ्यूज करके बनते हैं, यानी जो गट के पाउचेस हैं मीसोडर्म के, वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एंट्रोसील का, इसलिए इसमें भी सीलोमेट्स में भी 2 ग्रुप्स हैं। तो एंट्रोसील में आपका आते हैं इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो स्टूडेंट्स इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो पर्टिकुलर पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चंस में सीधा आपसे यही पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कम्स अंडर साइजोसील। तो आपका 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको एक करेक्ट करना होगा। तो इसी बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं बेसिक बता रही हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल्स को याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बॉडी प्लान, यानी बॉडी किस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें भी 3 ग्रुप्स हैं, सेल एग्रीगेट टाइप। सेल एग्रीगेट टाइप मतलब सेल पूरे इकट्ठा हो गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है, उस पूरे बॉडी में बस सेल इकट्ठा हो गए हैं किसी तरीके से। तो ये बॉडी प्लान देखा जाता है स्पॉन्जस में। जब हम स्पॉन्जस पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी।
दूसरा है ब्लाइंड सैक टाइप, तो नाम से क्लियर हो रहा है ब्लाइंड सैक। सैक मतलब एक आपका कोई स्ट्रक्चर है सैक जैसा, बोरे जैसा, जो ब्लाइंड है, यानी सिर्फ एक ही साइड से उसकी एंट्री है, एग्जिट और एंट्री दोनों एक ही है, दो होल्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने के लिए माउथ और एनस दोनों का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो आपका माउथ की तरह भी एक्ट करता है और एनस की तरह भी, तो इसलिए इसे ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें सीलेंट्रेट्स से प्लैटीहेल्मिन्थेस सारे फाइलम्स इसी ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, यानी एक ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है, यानी कि आपकी एंट्री भी होगी और एग्जिट भी होगी। तो इसमें एक सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ के लिए और एनस के लिए। तो इस ग्रुप में आपके फाइलम निमैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स ये सारे रखे जाते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सेगमेंटेशन। बॉडी क्या होती है, वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, बहुत सारे सीरीज रिपीटेशन होता है इन सेगमेंट्स का, तो इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। आप अगर अपनी स्किन भी देखें तो स्किन पे भी आपको इस सेगमेंटेशंस को आप देख सकते हैं कि कितने सेगमेंट्स में या कितनी सारी लाइनिंग्स होती है बॉडी पे, तो इन्हीं सारे सेगमेंटेशन से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये सेगमेंट्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते हैं, तो इसे भी बेसिस बनाया गया। तो सेगमेंटेशन में भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सारे फाइलम्स को। एक है सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें आते हैं आपके टेपवर्म्स, ठीक है। तो इस सूडो मेटामेरिक मतलब सेगमेंटेशन फॉल्स होता है, कंप्लीट सेगमेंटेशन इंटरनली से एक्सटर्नली नहीं होता, यानी पूरे सेक्शन में नहीं मिलेगा आपको, वो टोटल सिर्फ एक्सटर्नल डिविजन्स होते हैं, बॉडी के अंदर तक नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मेटामेरिक सेगमेंटेशन के, यानी कि इसमें जो डिविजन्स होते हैं वो एक्सटर्नल से लेकर के इंटरनल पार्ट्स तक वो सेगमेंटेशन होते हैं, सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मेटामेराइजेशन, और उन सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इस ग्रुप में रखा गया है फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स को। तो ये क्लियर हो गया आपका सेगमेंटेशन के बेसिस पे जो डिवीजन हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा नोटोकॉर्ड, जिसके बेसिस पे डिवीजन किया गया है। नोटोकॉर्ड एक डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो डेवलपमेंटल स्टेजेस में आता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड है या नहीं है, इस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है एनिमल किंगडम को दो ग्रुप्स में, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स वो ग्रुप हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड ग्रुप में रखे गए हैं फाइलम पोरीफेरा से लेकर के हेमीकॉर्डेटा तक। तो ये सारे फाइलम्स जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो है कॉर्डेट्स का ग्रुप। कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो फाइलम कॉर्डेटा को रखा गया है कॉर्डेट्स ग्रुप में। हमारा नेक्स्ट फैक्टर जिसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है एनिमल किंगडम को वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा जिसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड जो होता है वो हार्ट में पंप नहीं होता है, वो ओपन में पंप होता है, यानी एक ओपन स्पेस में, सिन्यूसिस जिसे कहते हैं, वहाँ पे पंप होता है और सारे सेल्स और ऑर्गन्स या टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्टली उसमें बेथ हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से नहा लेते हैं, यानी पूरी के पूरे एक ओपन स्ट्रक्चर में ब्लड पोर किया जाता है और सारे इन टिश्यू ऑर्गन तक ब्लड पहुंच जाता है डायरेक्टली। इसके लिए किसी वेजल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करती है, हार्ट से पहले पंप होता है और वो सीरीज ऑफ वेजल्स होते हैं जैसे आर्टरीज, वेन्स और ब्लड वेजल्स। इन सारे वेजल्स या पाइप्स के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है ब्लड। तो ये होता है आपका क्लोज्ड टाइप। तो इन दोनों के बेसिस पे भी डिवाइड है। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स और हेमीकॉर्डेट्स और कुछ लोअर कॉर्डेट्स भी आते हैं जैसे कि ट्यूनिकेट्स। और क्लोज टाइप में आता है एनिलिडा, मोलस्का का एक क्लास है सिफेलोपोडा, वो भी इस ग्रुप में आता है, और वर्टिब्रेट्स, यानी इनमें होते हैं आपके क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं लास्ट फैक्टर जो कि है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो में जिसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। एक पोर होता है, एक होल स्ट्रक्चर होता है, होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ये ब्लास्टोपोर आगे चल करके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, इस बेसिस पे भी दो ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटरोस्टोमेट्स।
तो प्रोटोस्टोमेट्स जो हैं ये, इसमें ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ का फॉर्मेशन करता है सबसे पहले। तो इस ग्रुप पे आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्क तक ये सारे फाइलम्स आते हैं। और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमेट्स। ड्यूट्रोस्टोमेट्स जो होता है इसमें ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन करता है, यानी माउथ बाद में बनेगा, पहले एनस बनेगा और वो भी ब्लास्टोपोर से। और प्रोटोस्टोमेट्स में क्या होता है कि ब्लास्टोपोर सबसे पहले माउथ बनाता है, एनस बाद में बनता है। तो इसी बेसिस पे आपका प्रोटोस्टोमेट्स में प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्क तक के ग्रुप हैं और ड्यूट्रोस्टोमेट्स में इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं। तो ये जो डिवीजन मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है बायोलॉजी का जिसमें इन सारे फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछा ना गया हो। आप कोई भी सॉल्व पेपर उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का, चाहे आप नीट या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी टीचिंग लेवल एग्जामिनेशन की या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टॉपिक का ये फेवरेट टॉपिक है एनिमल किंगडम का, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को समझने के साथ साथ अब इन सारे पॉइंट्स को रट लीजिए। इनफैक्ट ये सारे फाइलम्स का डिवीजन जो हुआ है किस किस ग्रुप में रखे गए हैं, जैसे आपका प्रोटोस्टोमेट्स में कौन है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है, कौन एसिलोमेट है, तो ये सारा आपको रटा होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।